हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज हम प्रारंभ करने वाले हैं इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता। तो जैसा कि हम लोग नाम से समझ रहे हैं, वैदिक सभ्यता मतलब वह सभ्यता जो कि संबंधित है अपने वेदों से। तो शब्द मात्र से यह स्पष्ट होता है कि वह सभ्यता जिसके अंतर्गत वेदों की रचना हुई है, वो सभ्यता आपकी क्या कहलाएगी? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है, तो वैदिक सभ्यता में जो काल चले हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे कि जैसे कि ये है क्या और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है वो है आपकी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के उपरांत जो सभ्यता भारत देश में आई वो थी आपकी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि वैदिक सभ्यता जो थी वो मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर यह ग्रामीण सभ्यता थी तो जो सिंधु सभ्यता थी वो तो नगरीय सभ्यता थी। तो पहले ग्रामों का विकास होना चाहिए, उसके बाद नगरों का विकास होना चाहिए। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ जस्ट उल्टी है। भारत में पहले नगरीय सभ्यता का उदय हुआ जो कि सिंधु सभ्यता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे या जो संस्थापक थे, जिन्हें हम लोग आर्य के नाम से जानते हैं, तो आर्यों ने ही ध्वस्त किया था किसको? सिंधु सभ्यता को। उसके बाद स्थापना की थी आपकी वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 4 वेदों की रचना हुई है। ठीक है। तो चारों वेदों की रचना के हिसाब से संपूर्ण काल को अध्ययन के लिए, मतलब अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल जो संबंधित है, ये रहा आपका ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल जो संबंधित है वो है आपका पूरा ऋग्वेद से संबंधित। मतलब जिस काल के बारे में हमें जानकारी सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है वो है आपका ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में आपके जो बाकी के तीनों वेद हैं, जैसे 4 वेद हैं अपने। पहले तो ये चीज़ समझिए कि जो वेदों की संख्या है वो है अपनी 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो संबंधित है आपका सिर्फ ऋग्वैदिक काल से, और जो उत्तर वैदिक काल है वो संबंधित है आपका बाकी बचे हुए तीनों वेदों से। ठीक है। तो जो वैदिक सभ्यता है इसका अगर आप संस्थापक समझेंगे या संस्थापक के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका जो संस्थापक थे वो थे आपके कौन? आर्य। अब आर्यों को एक और 2 शब्दों से और डिनोट करते हैं, वो है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। अब इनको श्रेष्ठ या कुलीन कहने का तात्पर्य क्या है? इनकी श्रेष्ठता इस बात से नहीं झलक रही है कि ये लोग वैदिक सभ्यता को यहाँ पे प्रारंभ किए थे। इनको श्रेष्ठ या कुलीन कहने का जो रीज़न है वो था उनका भाषाई आधार। मतलब भाषा के आधार पर इनको श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था। देखिए, इसको समझने की एक चीज़ है कि अगर आप सबसे प्राचीन भाषा देखेंगे तो वो मानी जाती है लैटिन भाषा। लेकिन लैटिन भाषा के बाद अगर दूसरी कोई भाषा है तो वो है आपकी संस्कृत भाषा। तो जो आर्य थे उनकी जो मूल भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है। तो आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे साधारण बोलचाल में, तो इस कारण इन लोग को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक। तो इनका जो आधार ये समझिए, चूँकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो अपनी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब जो लोग थे वो छोटे छोटे गांव में डिवाइड होकर निवास करते थे। ठीक है। इनका जो मुख्य पेशा था, मतलब जीवन यापन के लिए, वो था पशुपालन। चूँकि देखिए आप इसको आप अगर प्रैक्टिकली अगर आप समझेंगे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के टाइम तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। मतलब अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें हम लोग, अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। और अगर लोहा नहीं होगा तो आप एक बात बताइए, आप कृषि कर सकते हैं? मतलब अगर लोहे का कोई विकास नहीं, अगर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है तो जो कृषि कार्य है वो असंभव है। क्योंकि कृषि कार्य में अगर सबसे ज़्यादा किसी की धातु का प्रयोग होता है तो वो है लोहा। तो ऋग्वैदिक काल तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इस कारण जो जीवन यापन का मुख्य स्रोत था वो था आपका पशुपालन। ठीक है। अब देखिए, चूँकि इस काल में वेदों की रचना हुई,
तो पहले तो वेद का वेद शब्द का अर्थ समझिए। वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है आपका ज्ञान, ठीक है। अगर वेदों की रचना इस टाइम पे आर्यों ने की थी तो इसी एक आधार इनका यह भी था कि इनको क्या बोलते थे, श्रेष्ठ या कुलीन, क्योंकि वेदों की रचना ऐसी माना जाता है, ऐसा मान सकते हैं आप भी कि जो रचना की गई थी वो आर्यों द्वारा की गई थी, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत की बात करते हैं, मतलब कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है, क्योंकि देखिए इतिहास जो है, इतिहास के बारे में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि हमें आप जानकारी देती है, और वो साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर ही हम लोग अपने पुराना जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी के स्रोत हैं इसमें दो, मतलब बेसिकली भी अगर आप देखेंगे तो इतिहास की जानकारी के लिए दो ही स्रोत होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत मतलब वह स्रोत जिसके बारे में जानकारी हमें लेखों के माध्यम से प्राप्त हो। लेख मतलब जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बाद में जो किताबें लिखी गई हैं, तो उनके माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो आता है आपका साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। और पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत मतलब वह स्रोत जैसे कि आपके अभिलेख हो गए, या फिर खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हो गई, औजार हो गए, जैसा कि सिंधु सभ्यता में हमें प्राप्त हुआ था। तो सिंधु सभ्यता से जितने भी मतलब जितनी भी जानकारी हमें उन सब जिन सब स्रोतों से मिलती है, तो वो सारे स्रोत कौन से हैं? आपके पुरातात्विक स्रोत। क्योंकि वहाँ एक भी ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई जिसको हम लोग पढ़ सके हों आज तक। हाँ, अभिलेख मिले, वहाँ पर पुस्तकें मिली सिंधु सभ्यता में, लेकिन उनकी जो लिपि थी उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए वहाँ उसके जो जितने भी स्रोत हैं वो हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। और वैदिक सभ्यता के जितने भी स्रोत हैं वो हैं आपके साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो है आपका बोगचकोई अभिलेख, जिसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही पुरातात्विक स्रोत है जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन जो हम लोग को काम का है हम लोग को वही पढ़ना है। तो जो महत्वपूर्ण है वो है आपका बोगचकोई या फिर एशिया माइनर। अब साहित्यिक स्रोत जो कि इम्पोर्टेंट है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो जो आपका डाटा आता है वो है, सबसे पहले आता है वेद, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और महाकाव्य, ये वो सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है किस काल की? वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक। एक मिनट। इन सब स्रोतों के माध्यम से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? वैदिक सभ्यता के बारे में। इसलिए ये सारे स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो हैं वो वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हीं स्रोतों का अध्ययन करना है सबसे पहले, उसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।